अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 6 जो है प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में हम लोग प्रोकैरियोट्स की टैक्सोनॉमी देखेंगे, मींस उसकी क्लासिफिकेशन वगैरह देखेंगे, आर्की देखेंगे और इसमें ज़्यादातर बैक्टीरियाज इंक्लूडेड हैं, तो हम लोग बैक्टीरियाज की सारी डिटेल्स देखेंगे। बैक्टीरियाज के बारे में सब कुछ, जैसे उनका एनवायरनमेंट, उनका स्ट्रक्चर, उनकी शेप, उनका साइज़, उनकी न्यूट्रिशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस वगैरह एंड वगैरह। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर यहाँ पर कुछ डायग्राम्स दी हुई हैं जिनके थ्रू बैक्टीरियाज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है। बैक्टीरियाज के डिफरेंट टाइप्स हैं, उनकी स्पेसिफिक शेप्स हैं, विद लेबलिंग उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है कि इस शेप को जो है इस तरह के बैक्टीरियाज इस तरह दिखते हैं, इतने इतने टाइप्स के बैक्टीरियाज हैं, उनके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग से। और ये जब हम लोग इस चैप्टर को मज़ीद आगे पढ़ेंगे तो हमें और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। तो मूव करते हैं अपने मेन चैप्टर की तरफ। सबसे पहले है हमारे पास इंट्रोडक्शन। अ प्रोकैरियोट को किस तरीके से ब्रेक किया गया। वर्ड प्रोकैरियोट निकलता है टू ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, प्रो एंड कैरियोन्स। कैरियोन्स का मतलब तो शुरू से ही मैंने बताया हुआ है, सेल वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था। कैरियोन्स मीन्स न्यूक्लियस एंड प्रो मीन्स बिफोर न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस के जिन स्पीशीज़ में न्यूक्लियस आया है उन स्पीशीज़ से पहली वाली स्पीशी क्या कहलाती है, प्रोकैरियोट्स कहलाती है। मीन्स इसमें न्यूक्लियस नहीं है। ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इस स्पीशी में तमाम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इनका जो है सिंपल स्ट्रक्चर होता है, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता। दैट लैक्स अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, यानी कि इनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता। और दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड और हमारे सेल में बहुत सारे ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड हैं, कुछ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड हैं, कुछ डबल मेम्ब्रेन बाउंड हैं। तो इनमें ना सिर्फ न्यूक्लियस एब्सेंट है बल्कि दूसरे ऐसे तमाम ऑर्गेनल्स, सेल के तमाम ऐसे पार्ट्स जिनकी मेम्ब्रेन है, जो मेम्ब्रेन बाउंड हैं, तो वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सारे जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, तो ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। प्लस इनमें न्यूक्लियस तो एब्सेंट है ही। रीज़न इज़ दैट कि न्यूक्लियस इज़ मेम्ब्रेन बाउंड, और न्यूक्लियस क्योंकि उन तमाम ऑर्गेनल्स में सबसे मेन है, इसलिए इसको इसी के नाम से पहचाना जाता है। इसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया प्रोकैरियोट, यानी कि न्यूक्लियस से पहले वाली स्पीशी। ठीक है, प्रोकैरियोट्स हैव ग्रेट इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस। इनकी अगर इकोनॉमिकली देखी जाए, हमारी मईशत को भी ये स्ट्रॉन्ग करते हैं, प्लस इनके इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। दे ऑल्सो ग्रेटली अफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड लार्जली यूज्ड इन रिसर्च एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये रिसर्च वगैरह में, ह्यूमन हेल्थ वगैरह में, इन सारी जगहों पर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टैक्सोनॉमी ऑफ प्रोकैरियोट्स। अच्छा, एक साइंटिस्ट थे, डच साइंटिस्ट A.V. लेवेनहुक। इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। तो ये पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया था, कब डिस्कवर किया था, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है, और उन्होंने सबसे पहले इन्हें किस नाम से पुकारा था, एनिमलक्यूल्स। ठीक है, एनिमलक्यूल्स। एहरनबर्ग इंट्रोड्यूस्ड द नेम बैक्टीरियम इन 1828। फिर देखें, डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कोई और हैं, उन्होंने इसका नाम कुछ और ही रखा था, लेकिन फिर इसका प्रॉपर नेम रखने वाले साइंटिस्ट कोई और हैं, एहरनबर्ग। फिर इन्होंने इसका नाम रखा था 1828 में, यानी कि तक ऑलमोस्ट क्या मोर देन 2 सेंचुरीज़ के बाद। ठीक है, तो इन्होंने इसका नाम बैक्टीरियम रखा। बैक्टीरियम भी एक ग्रीक वर्ड है, जिसे अगर ब्रेक किया जाए तो बैक्टीरियन का मतलब होता है स्मॉल स्टाफ और रॉड। ठीक है, अच्छा, तो टैक्सोनॉमिक पोजीशन ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर प्रोकैरियोट्स हैव विटनेस्ड कंटिन्यूस चेंजेस सिंस देयर डिस्कवरी। यानी कि क्या कहने की कोशिश करें कि जब से ये प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया डिस्कवर हुए हैं, तब से अब तक के इनमें ग्रेट डाइवर्सिटी देखने को मिली है, ग्रेट वेरिएशंस देखने को मिली हैं, बहुत सारी इनकी डिफरेंट स्पीशीज़, डिफरेंट टाइप्स देखने को मिली हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टैक्सोनॉमिक पोजीशन ऑफ प्रोकैरियोट्स एज किंगडम मोनेरा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अच्छा, सबसे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं थी। बुनियादी तौर पर जब क्लासिफिकेशन की गई थी तो वो सिर्फ 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन थी। ठीक है, उसके अंदर सिर्फ एक होता था किंगडम प्लांटाई और एक होता था किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, अच्छा, तो ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, जब सिर्फ थे ही 2 किंगडम्स, तो उनमें और मतलब उनके अलावा और क्या चीज़ें मिल पाती। ठीक है,
उसके अलावा कोई मतलब और कोई किंगडम्स ही नहीं थे कि इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्पेसिफिकली किसी में अरेंज किया जाता है, स्पेसिफिकली किसी में इनको पुट किया जाता। ऐसा कोई और मज़ीद किंगडम ही नहीं था, या तो एनिमल्स थे या तो प्लांट्स थे। तो तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्लांटाई में इंक्लूड किया गया था, ठीक है। फिर 1861 में जॉन हॉक नाम के एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक सेपरेट किंगडम बनाया तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया भी आ जाते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो उस किंगडम का नाम उन्होंने रखा प्रोटिस्टा, यानी कि इनिशियली देयर वर ओनली टू किंगडम्स, प्लांटाई, एनिमेलिया, एंड ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटाई। बट फिर एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, क्योंकि ऑब्वियसली बैक्टीरिया भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ही आ रहे हैं, तो उन्होंने उसके लिए एक न्यू किंगडम इन्वेंट किया, न्यू किंगडम प्रपोज किया, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, प्रोटिस्टा, ठीक है। फिर 1866 में ये बात थी 1861 में, जब एक थर्ड किंगडम जनरेट किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद 1866 में पूरे 5 साल के बाद अर्नस्ट हैकेल मेड अ सेपरेट ग्रुप द मोनेरा फॉर प्रोकैरियोट्स विद इन सेम किंगडम प्रोटिस्टा। फिर उन्होंने क्या किया, उसी किंगडम प्रोटिस्टा की जो जॉन हॉक ने किंगडम प्रोटिस्टा इंट्रोड्यूस करवाया था, उसी किंगडम प्रोटिस्टा की उन्होंने एक सब ब्रांच, एक तरह से हम कह सकते हैं, वो इंट्रोड्यूस करवाई, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, मोनेरा। और मोनेरा नाम उन्होंने रखा तमाम प्रोकैरियोट्स के लिए। प्रोकैरियोट्स हम डिटेल्स पढ़ चुके हैं, प्रोकैरियोट्स की सिग्निफिकेंस क्या है, मीन्स प्रोकैरियोट्स की जो है आइडेंटिटी क्या है, कि प्रोकैरियोट्स जो हैं वो बिफोर न्यूक्लियस मीन्स दे लैक all the membrane bound organelles in the cell including nucleus, mitochondria etc, ठीक है। फिर उसके बाद 1938 में, इतने साल बाद, एक और साइंटिस्ट आया, हर्बर्ट कॉपलैंड, उन्होंने किंगडम मोनेरा को प्रोटिस्टा से सेपरेट कर दिया। सबसे पहले 2 किंगडम्स थे, फिर उसके बाद थर्ड किंगडम इंट्रोड्यूस हुआ, प्रोटिस्टा। फिर उसके बाद प्रोटिस्टा की ही एज अ सब ब्रांच इंट्रोड्यूस हुआ मोनेरा। बट फिर 1938 में मोनेरा को प्रोटिस्टा एज अ वो पहले एज अ सब ब्रांच थी प्रोटिस्टा की, बट उसे फिर सेपरेट कर दिया गया प्रोटिस्टा से, मोनेरा को, ठीक है। और फिर एक न्यू किंगडम बनाया गया, नॉट अ सब ब्रांच बट अ सेपरेट किंगडम मोनेरा, ठीक है, जहाँ पर उन्होंने सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा। यानी कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्रोटिस्टा को और मोनेरा को दोनों को सेपरेट कर दिया। पहले मोनेरा सब ब्रांच थी, अब मोनेरा जो है वो एक स्पेशल सेपरेट किंगडम है, जिसके अंदर तमाम सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद रॉबर्ट एच विटेकर एंड अमेरिकन बायोलॉजिस्ट इन 1969, फिर उसके भी कुछ सालों के बाद रॉबर्ट एच विटेकर ने तो मतलब ये सारी चीज़ें ही ख़त्म करके एक प्रॉपर 5 किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। उस 5 किंगडम सिस्टम में तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड थे ऑब्वियसली। लेन मार्गुलिस एंड कार्लिन शॉर्ट्स इन 1988 मॉडिफाइड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अच्छा, रॉबर्ट एच विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, वो मतलब बुनियाद वही थी 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन की, बट अभी तक के वो नहीं चल रही है। कुछ सालों के बाद 1969 के बाद 1988 में, बस कुछ ही सालों का फ़र्क है, 2 और साइंटिस्ट ने उसी रॉबर्ट एच विटेकर के दिए हुए इंट्रोड्यूस करवाए हुए 5 किंगडम सिस्टम को ही मज़ीद मॉडिफाई किया। उसी में कुछ एसेंशियल चेंजेस उन लोगों ने की, ठीक है। द डिस्टिंग्विश बिटवीन किंगडम्स अकॉर्डिंग टू देयर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने किंगडम्स को ना सिर्फ उनकी मतलब बुनियादी पहचानों की बिना पर, बल्कि उन्होंने और भी फैक्टर्स शामिल किए, और भी फैक्टर्स को कंसिडर किया उनकी क्लासिफिकेशन के दौरान। उन्होंने देखा कि किंगडम्स में जो स्पीशीज़, जो ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया है, उनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से है, उनका स्ट्रक्चर किस तरह से है, वो लोग किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन हासिल कर रहे हैं, किस तरीके से उनका मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन क्या है, मीन्स वो ऑटोट्रॉफिक हैं, हेटरोट्रॉफिक हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं या किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं, आया उनका मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन है क्या, किस तरीके से वो अपनी ग़िज़ा हासिल कर रहे हैं। तो इस सारी बुनियाद पर उन लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो रॉबर्ट एच विटेकर ने प्रपोज और इंट्रोड्यूस की थी, उन्होंने उसी को मॉडिफाई किया। दे हैड प्लेस्ड ऑल प्रोकैरियोट्स इन किंगडम मोनेरा। इन लोगों ने क्या किया, तमाम प्रोकैरियोट्स के किंगडम मोनेरा में रखा, जबकि जितने भी यूकैरियोट्स थे उन्होंने उसे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया। और वो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या थी, प्रोटिस्टा, प्लांटाई, फंजाई एंड एनिमेलिया।
एनिमेलिया। यानी कि अगर कहा जाए सिंपल वर्डिंग्स में तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किस तरीके से हुई। एक तरफ थे किंगडम मोनेरा, जिसमें तमाम के तमाम प्रोकैरियोट्स आ गए थे। प्रोकैरियोट्स वो जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, और दूसरे भी ऑर्गेनल्स जो मेम्ब्रेन बाउंड है वो नहीं होते। बाकी दूसरी तरफ आए थे तमाम के तमाम यूकैरियोट्स। यू मीन्स कंप्लीट, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो प्रो मीन्स इनकम्प्लीट या बिफोर, और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं है प्रॉपर, और यूकैरियोट्स में एक प्रॉपर कंप्लीट न्यूक्लियस मौजूद है। तो यूकैरियोट्स की फिर मज़ीद 4 किंगडम्स बने थे। एक तो हो गया सेपरेट प्रोकैरियोट्स का जिनमें न्यूक्लियस है ही नहीं, और 4 हो गए यूकैरियोट्स के जिनमें न्यूक्लियस हैं। अब यूकैरियोट्स में मज़ीद आ गई चार किंगडम्स आ गए। उनको फिर मज़ीद दूसरी बेसिस पर क्लासीफाई किया गया, डिफ्रेंशिएट किया गया और सेपरेट किंगडम्स में प्लेस किया गया। उनमें से एक है किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटाई, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया। इस तरीके से बुनियाद पर 2 किंगडम्स क्लासिफिकेशन से मॉडिफाई होते 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 स्टेप बाय स्टेप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आज हमारे सामने है, और आने वाले वक्तों में कोई कुछ नहीं कह सकता है कि आगे क्या हो। ठीक है, तो अभी तक के जो हमारे पास चल रही है यही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन चल रही है, जिसमें एक है प्रोटिस्टा, प्लांटाई, फंजाई, एनिमेलिया, और एक है कम्प्लीटली प्रोकैरियोट्स जो है किंगडम मोनेरा। क्लियर। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं आगे, टैक्सोनोमिक पोजीशन ऑफ प्रोकैरियोट्स एज डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन आर्की। ओके, अर्लियर द टर्म बैक्टीरिया वाज यूज्ड फॉर ऑल माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। पहले जो टर्म बैक्टीरिया थी ना, वो तमाम के तमाम जितने भी माइक्रोस्कोपिक प्रोकैरियोट्स हैं उन सब के लिए बैक्टीरिया टर्म यूज़ की जाती थी। अच्छा, यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल है, यूनि का मतलब सिंगल, एक सेल्यूलर सेल, 1 सेल वाले जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी माइक्रोस्कोपिक हैं जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, जिसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं जिनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, भाई वो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है। तमाम माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स के लिए एक ही टर्म यूज़ होती थी, बैक्टीरिया, स्टार्टिंग में। बट जैसे जैसे इन्वेंशंस होती गई, जैसे जैसे डिस्कवरीज होती गई, जैसे जैसे मॉडिफिकेशंस होती गई, जैसे जैसे रिसर्च होती गई, लेटर मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक स्टडीज exhibit that prokaryotic life consists of 2 separate domains। तो फिर ये हुआ कि भाई प्रोकैरियोटिक लाइफ सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया नहीं है, उसमें 2 सेपरेट डोमेन्स शामिल हैं। क्या मतलब वो इस बात का? बोथ दीज डोमेन्स हैव सुपरसीडेड द किंगडम्स एज अ ब्रॉडेस्ट टैक्सोनॉमिक ग्रुप। यानी कि दोनों डोमेन्स ने, यानी कि भाई उसकी 2 क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक है, और दोनों ने ही उस किंगडम को एक ब्रॉड टैक्सोनॉमिक ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। यानी कि एक ब्रॉड रेंज हमें मिलती है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उसकी ब्रॉड इस रेंज हमें मिलती है उनकी स्पीशीज़ की, जो यानी कि उसके अंदर सिर्फ बैक्टीरिया नहीं है, साथ में एक दूसरा डोमेन भी मौजूद है जो क्या है, बैक्टीरिया एंड आर्की। ये दोनों इवॉल्व हुए इंडिपेंडेंटली फ्रॉम एन एंशिएंट कॉमन एंसेस्टर। इनका जो है एंसेस्टर जो है वो कॉमन है। एंसेस्टर का मतलब इनका बाप अजदाद वगैरह, यानी कि इनकी ये जहाँ से इनका एवोल्यूशन इनका जहाँ से हुआ है, कॉमन एंसेस्टर हैं, यानी कि इनके जो एल्डर्स हैं वो कॉमन हैं। ठीक है, ये एक ही से इवॉल्व हुए हैं दोनों के दोनों। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे और आपके दोनों के ख़ानदान कहीं जाकर पीढ़ियों पहले, नस्लों पहले अगर एक होते हैं, तो इस तरीके से इन दोनों के जो है, इन दोनों की एवोल्यूशन जहाँ से हुई है, इन दोनों के एंसेस्टर्स, बाप अजदाद, बाप दादा वगैरह एक थे। ठीक है, अब दीज 2 डोमेन्स अलॉन्ग विद यूकैरिया are the basis of the 3 domain system, which is currently the most widely used classification system in bacteriology। क्या मतलब वो इस बात का? एक तो होगा यूकैरिया, ठीक है, तमाम यूकैरियोट्स, वो चारों किंगडम्स यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, अब एक हो गए प्रोकैरियोट्स में, अब मज़ीद 2 डोमेन्स हैं, एक है बैक्टीरिया और एक है आर्की। बस इनकी इतनी ही डिटेलिंग्स दी हुई है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं फाइलोजेनिक पोजीशन ऑफ प्रोकैरियोट्स। अब इसमें क्या है, फाइलोजेनी की डेफिनेशन पता होना चाहिए। फाइलोजेनी क्या है? इज़ अ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग वेरियस ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल स्पीशीज़ और पॉपुलेशंस। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, जैसे कि मैंने कहा कि अगर कहीं कोई 2 लोग मिलते हैं, ठीक है, और बातों बातों में पता चलता है कि अच्छा आपके दादा परदादा, उनके दादा, अच्छा वो जो थे वो मेरे नाना परनाना या मेरे दादा परदादा
वो मतलब भाई थे या सेम थे या एक ही बाप की औलाद थे, जो भी थे, मतलब अगर पता चलता है कि जहाँ से वो दो स्पीशीज़ इवॉल्व हुई हैं, अगर वो उनके एंसेस्टर्स कॉमन हैं या उनमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, एक इवॉल्व हुआ है और दूसरा इवॉल्व हुआ है, तो दोनों में आया क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं, जहाँ से उनकी एवोल्यूशन हुई है, जहाँ से उनकी ओरिजिनेशन हुई है, जहाँ से उनकी स्टार्टिंग हुई है, जहाँ से वो लोग इंट्रोड्यूस हुए हैं, जहाँ से उनकी डिस्कवरी हुई है, जहाँ से वो लोग सिंपली अगर मैं कहूँ कि पैदा हुए हैं, तो क्या रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप वेरियस ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, यानी कि आप स्पीशी टू स्पीशी भी देख सकते हो और पॉपुलेशंस में भी देख सकते हो, वो रिलेशनशिप, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या कहलाता है, फाइलोजेनी। द स्टडी ऑफ फाइलोजेनिक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ स्पीशीज और ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। यहाँ पर एक और डेफिनेशन हमारे पास आ गई है। अगर आप फाइलोजेनिक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देख रहे हो स्पीशीज़ की या किसी भी ग्रुप्स की, क्या फाइलोजेनिक का मतलब क्या हुआ, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अगर आप देख रहे हो, अगर आप एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से रिलेटेड उनकी हिस्ट्री चेक कर रहे हो किसी ग्रुप्स की स्पेसिफिक या किसी स्पीशीज़ की, तो उसकी स्टडी क्या कहलाएगी, सिस्टमैटिक्स। यहाँ पर दो डेफिनेशंस देख लिए हम लोगों ने। फिर उसके बाद द बैक्टीरियल फाइलोजेनी वॉज रिकन्स्ट्रक्टेड इन 1977 में बैक्टीरियाज की फाइलोजेनी, यानी कि बैक्टीरियाज की एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप विद अदर स्पीशीज़ और अदर एनवायरनमेंट, वो 1977 में रिकन्स्ट्रक्ट की गई, यानी कि रीमॉडिफाई की गई। द न्यू फाइलोजेनेटिक टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन द डिस्कवरी ऑफ जीन्स इनकोडिंग राइबोसोमल आरएनए बिकॉज देयर इज लिटिल और नो चेंज इन राइबोसोमल आरएनए जनरेशन आफ्टर जनरेशन। जो न्यू फाइलोजेनेटिक टैक्सोनॉमी थी, वो किस चीज़ की डिस्कवरी के ऊपर बेस कर रही थी, जीन्स इनकोडिंग राइबोसोमल आरएनए के ऊपर वो बेस कर रही थी। क्या मतलब हुआ इस बात का, जो डिस्कवरी थी, क्या रिकंस्ट्रक्शन हुई थी बैक्टीरियल फाइलोजेनी की, रिकंस्ट्रक्शन हुई थी, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई नीड होगी, ठीक है। अच्छा, अब रिकंस्ट्रक्शन हुई, तो रिकंस्ट्रक्शन के वक्त यानी कि रीमॉडिफिकेशन के वक्त, अब भाई अगर आप अपना घर तुड़वा कर या उसमें मज़ीद आप कोई मॉडिफिकेशन करवाना चाह रहे हो, तो आपके जहन में कोई ना कोई बेसिक कॉन्सेप्ट होगा जिसकी बेसिस पर आप अपने घर का काम दोबारा करवाना चाह रहे हो, आप उसके अंदर कुछ चेंजिंग्स करना चाहते हो, आप किसी तरह से कुछ नया उसके अंदर इस तरह का बनाना चाहते हो जो आपको लगता है कि आपके लिए ज़रूरी है या जिसकी आपको ख्वाहिश है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। बिल्कुल उसी तरीके से जब बैक्टीरियल फाइलोजेनी दोबारा से की गई, तो उस वक्त कुछ नीड्स थी उसकी, और वो बेसिक नीड क्या थी, वो थी ऐसी जीन्स जिनमें राइबोसोमल आरएनए की इनकोडिंग को देखा जा सके, ठीक है। जीन्स इनकोडिंग राइबोसोमल आरएनए, ऐसे जीन्स जिन पे किनकी इनकोडिंग हुई हुई है, राइबोसोमल आरएनए की इनकोडिंग हुई हुई है। हम लोगों ने पढ़ा है डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में, जेनेटिक मटेरियल के बारे में। तो राइबोसोमल आरएनए की इनकोडिंग जिन जीन्स पर हुई है, उनकी डिस्कवरी को अपनी बेसिस रखा गया रिकंस्ट्रक्शन या रीमॉडिफिकेशन के वक्त। क्यों, रीज़न क्या था कि इस ही को जो है कंसिडर किया गया, बिकॉज देयर इज़ अ लिटिल और नो चेंज इन राइबोसोमल आरएनए जनरेशन आफ्टर जनरेशन। क्यों, क्योंकि बैक्टीरियाज की जनरेशन्स के बाद जनरेशन्स प्रोड्यूस हुई, बट राइबोसोमल आरएनए में कोई चेंज नहीं आया। इसलिए रिकंस्ट्रक्शन के वक्त बैक्टीरियल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए को कंसिडर किया गया, ऐसे जीन्स को कंसिडर किया गया जिनमें राइबोसोमल आरएनए की इनकोडिंग थी, ठीक। थस राइबोसोमल आरएनए इज कॉमनली रिकमेंडेड एज मॉलिक्यूलर क्लॉक ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग फाइलोजेनीज। यानी कि जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रही थी, रीमॉडिफिकेशन हो रही थी फाइलोजेनीज की, बैक्टीरियल फाइलोजेनीज की, उस वक्त जो राइबोसोमल आरएनए थे उन्होंने एज अ मॉलिक्यूलर क्लॉक काम किया। मॉलिक्यूलर क्लॉक जिस तरीके से क्लॉक हमें टाइम दिखाती है, कि ताकि हम आगे को किस तरीके की किस तरह हमें अपने आगे को लीड करना है, अपने आगे की लाइफ को, या आगे अब हमें क्या काम करना है, क्या इनिशिएटिव लेना है, टाइम हमें एक राह दिखाता है। बिल्कुल उसी तरीके से मॉलिक्यूलर क्लॉक के तौर पर काम किया राइबोसोमल आरएनए ने। किस में, बैक्टीरिया की रीमॉडिफिकेशन में, फाइलोजेनीज की रीमॉडिफिकेशन में। फाइलोजेनीज क्या थी, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज़।
ठीक है। फिर उसके बाद न्यू प्रोकैरियोट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 एवोल्यूशनरी डोमेन्स एज पार्ट ऑफ द 3 डोमेन सिस्टम। टोटल 3 डोमेन सिस्टम्स है हमारे पास, जिनमें एक यूकैरियोट्स है, एक आर्की है, एक यूबैक्टीरिया है। हम ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। टोटल 3 डोमेन सिस्टम आ गया था हमारे पास, जिनमें से प्रोकैरियोट्स को 2 एवोल्यूशनरी डोमेन्स में डिवाइड किया गया। 2 एवोल्यूशनरी डोमेन्स कौन कौन से थी? एक आर्की और एक बैक्टीरिया, क्योंकि यूकैरियोट्स तो बिल्कुल सेपरेट हैं। ठीक है। फिर उसके बाद द जीन सीक्वेंस स्टडीज इंडिकेट दैट बैक्टीरिया इज डाइवर्स्ड फर्स्ट फ्रॉम द आर्कियल या यूकैरियोटिक लाइनेज। अब अच्छा, जीन सीक्वेंस जितने भी सामने आए रिकॉन्स्टिट्यूशन से, रिकन्स्ट्रक्शन से, जीन सीक्वेंस जितने भी सामने आए, आरएनए के जब जीन सीक्वेंस चेक किए गए, उसकी इनकोडिंग चेक की गई, उनकी स्टडी की गई, तो ये बात सामने आई कि बैक्टीरिया भी, यानी कि हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा था कि बैक्टीरिया और आर्की दोनों का जो एंसेस्टर है वो कॉमन है। ठीक है, दोनों की एवोल्यूशन सेम जड़ों से हुई है। ठीक है, दोनों की एवोल्यूशन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल कॉमन है, दोनों की बुनियाद एक ही जगह से पड़ी है। ठीक है, तो भाई हम लोगों को जीन सीक्वेंस देखकर ये पता चला कि बैक्टीरिया भी वहीं से डाइवर्ज हुए हैं, वहीं से इवॉल्व हुए हैं। ठीक। फिर उसके बाद मोस्ट साइंटिस्ट होल्ड व्यू दैट बैक्टीरिया एंड आर्की प्रोबेबली इवॉल्व फ्रॉम हाइपर थर्मोफाइल दैट लिव्ड अबाउट 2.5 to 3.2 बिलियन ईयर्स अगो। इतने साल पहले कोई स्पीशी रहती थी जिसका नाम था हाइपर थर्मोफाइल। बहुत सारे साइंटिस्ट का ये बिलीव है कि बैक्टीरिया आर्की का कॉमन एंसेस्टर कौन है? हाइपर थर्मोफाइल इनका कॉमन एंसेस्टर है, जहाँ से ये इतने सालों पहले इवॉल्व हुए। ठीक। फिर उसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इसकी कोई फाइलोजेनिक पोजीशन दी हुई है प्रोकैरियोट्स की। तो प्रोकैरियोट्स को टोटल 3 फाइलम में डिवाइड किया गया है। एक है यूकैरिया, एक है आर्की, एक है बैक्टीरिया। ओके, यूकैरिया में क्या है? एंटमीबा, स्लाइम मोल्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, सिलिएट्स, फ्लैजिलेट्स। बस इधर अभी हम नाम ही देख सकते हैं, इनको मज़ीद यहाँ पर डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। आर्की में अगर देखा जाए तो आर्की में भी बहुत सारे नाम हैं, फिर उसके बाद बैक्टीरिया में भी बहुत सारे नाम हैं। बस अभी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इनके नाम हम लोग देख सकते हैं और कोई डिटेलिंग से यहाँ पर डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला चैप्टर जो है वो ये वाला टॉपिक जो है 6.1 यहाँ पर एंड हो गया। इसके बाद एक प्रॉपर टॉपिक आर्की के बारे में प्रॉपर डिटेलिंग स्टार्ट हो रही है। आगे आर्की स्टार्ट होगा, यूकैरिया में भी आए इस चैप्टर में, मैंने देखा नहीं है चैप्टर को। बैक्टीरिया तो ऑब्वियसली आएगा ही आएगा, तो हम देखेंगे इनकी डिटेल्स। उसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी जो यहाँ पर मौजूद हैं, जितने भी नाम यहाँ पर दिए हुए हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में। अगर इस टॉपिक में यहाँ तक के कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझसे क्लैरिफाई कर लें। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।